नमस्कार। मैं प्रभात कुमार राय, आपका अपना दोस्त, आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आप सभी ये क्लास 9th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 पॉवर्टी एज ए चैलेंज, निर्धनता एक चुनौती। इसमें हम पिछले लेक्चर में शिवरमन की कहानी को एंड किया था। किस प्रकार से शिवरमन एक तमिलनाडु के करूर नामक कस्बे के निकट एक गांव में रहता है। किस प्रकार से उसकी कहानी, उसके घर जात का मुची है, गांव में 100 परिवार है। कैसे सारी कहानियों को हमने शॉर्ट में बताकर समझाया था कि किस प्रकार से एक परिवार के अंदर ही सामाजिक असुरक्षा का भाव पैदा होता है। किस प्रकार से महिलाएं और ख़ास तौर पे घर के बड़े बुजुर्ग और जो लड़कियां होती हैं वो इस प्रकार से असुरक्षा की भावना से प्रभावित होती हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अंतर राज्य और समानता। इसका मतलब एक राज्य में क्या जो गरीबी का स्तर है, क्या उसी प्रकार से दूसरे राज्यों में है या कुछ डिफरेंट है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ में राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी आई है। इसका मतलब निश्चित रूप से निर्धनता कम हुई है, हाँ, लेकिन निर्धनता कम करने में सफलता की जो दर रही है विभिन्न राज्यों में अलग अलग रहा है। जैसे आप आंकड़ा देखेंगे, आप अभी आपको आंकड़ा भी दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं, तो पहले चलिए आपको आंकड़े दिखाई देते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर दे रखा है आपका आंकड़ा। भारत के चुनिंदा राज्यों में निर्धनता अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार। इसमें आप देखेंगे तो पूरे भारत की जो औसतन जो आपका निर्धनता अनुपात है वो कुछ इस तरीके से है। पूरे भारत का दे रखा है 21.9%। जबकि वहीं आप देखेंगे तो भारत में सबसे कम गरीब वाला राज्य है केरल, 7.1%। वहीं सबसे ज़्यादा गरीब में आ रहा है बिहार, 33.7% निर्धनता अनुपात है। उसके बाद से उड़ीसा आ रहा है 32.6%, 31.9% असम आ रहा है, मध्य प्रदेश 31.7% आ रहा है और उत्तर प्रदेश अपना 29.4% आ रहा है। अगर कहा जाए कि भारत में टॉप 5 गरीब राज्य कौन कौन से हैं, इसमें बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश। ये 2011 का आंकड़ा है। इसमें सबसे कम गरीबों में आ रहे हैं आपके देखेंगे तो केरल है, हिमाचल है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, ये सब हैं। ये सब काफ़ी ठीक ठाक स्टेट हैं जहाँ पर गरीबी काफ़ी मात्रा में कम हुई। अब हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में इन राज्यों में गरीबी थी तो किस प्रकार से अपने आप में कमी लाए हैं, इसको देख लेते हैं। आंकड़ा यहाँ पे दे रखा है। मैंने बता दिया कि सबसे दो सर्वाधिक निर्धन राज्य हैं 33.7 और 32.6 के हिसाब से, वो हैं बिहार और उड़ीसा। भारत में निर्धनता अनुपात लगभग 22% के आसपास है और उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, इन सब में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है। अब यदि बात करें कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ नगरीय निर्धनता भी है। ये ध्यान रखें, नगरीय ग्रामीण के साथ साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। इसकी तुलना में आप यदि केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में निर्धनता में देखेंगे तो आपको उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिलता है। अब यहाँ बात होगी कि आखिर में इनमें आप इसमें किस किस प्रकार से इसमें हमें कमी देखने को मिली है। यहाँ पर देखें तो पंजाब और हरियाणा में आप देखे रहे तो ये राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से, हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट की वजह से निर्धनता को कम करने में सफल रहे हैं। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा। चूँकि हरित क्रांति का प्रभाव यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहा है, इसलिए यहाँ पर हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट हुआ है। तो यहाँ इससे कृषि में निर्धनता या निर्धनता को कम करने में सफल रहे। वहीं बात करें केरल में तो मानव संसाधन पर जोर दें, क्योंकि यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ही ज़्यादा है।
बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम सहायता मिली। वहीं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस सिस्टम, इसको राशन की दुकान से जो सामान मिलते हैं, गेहूँ चावल ये सब अनाज मिलते हैं, इन सब चीज़ों के कारण हो सकता है कि यहाँ पर सुधार गरीबी में काफ़ी हद तक देखने को मिला। यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है आपका, आप ध्यान रखेंगे। पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर कृषि उच्च कृषि वृद्धि दर से। बात करें केरल से, तो केरल मानव संसाधन विकास मतलब शिक्षा पे ज़्यादा वो जोर देने का। बंगाल में बात करें वेस्ट बंगाल का, तो ये कृषि भूमि सुधार की वजह से। वहीं बात करें यदि हम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की, तो ये पीडीएस सिस्टम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसे कहें अनाज का सार्वजनिक वितरण, ये कारण इसका हो सकता है। अब यदि चर्चा करें तो इसको देखते हैं हम आगे क्या महसूस होता है। आगे देखिए, अभी हमारा अब तो बातें हमने किया राज्य के स्तर पे, यदि हम बात करें वैश्विक स्तर पे, तो वैश्विक स्तर पर निर्धनता का परिदृश्य या दृश्य किस प्रकार से है। इसमें आप देखें कि विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करना, अर्थात जब कोई व्यक्ति यदि $1.9 यूएस डॉलर से कम पर जीवन निर्वाह कर रहा है तो उसे माना जाएगा गरीब। तो ऐसे रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गया। ये कहाँ के आंकड़ा दे रखा है, विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार ये विभिन्न देशों में, मैंने 1990 के 36% में पूरे विश्व में था, अब वो घट के 2015 में 10% हो गया। हाँ, यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बृहद क्षेत्रीय भिन्नताएँ हैं। मतलब हर देशों में एक समान से कमी नहीं आई है, किसी में कहीं ज़्यादा तेज़ी से गरीबी में कमी आई है, तो कहीं पर धीरे धीरे अभी भी बरकरार है। इसमें तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। यहाँ हम बात करेंगे कि आखिर में चीन और साउथ ईस्ट एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी किस कारण से आया है। तो सबसे अहम बात कि वहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेरिटी, आर्थिक प्रगति बहुत तेज, तीव्र आर्थिक प्रगति। आप वर्ड्स को ध्यान से देखें, तीव्र आर्थिक प्रगति ये वर्ड, और मानव संसाधन पर विकास अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स पर डेवलपमेंट, शिक्षा पर खर्च, स्वास्थ्य पर खर्च, ज्ञान पर, कौशल पे, इन सब चीज़ों पर खर्च करके चीन और साउथ ईस्ट एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी ला है। जैसे चीन में निर्धनों की संख्या की बात करेंगे आप, 1981 में 88.3% से घटकर 2008 में वो हो गया 14.7%। देखिए कितना बड़ी गिरावट, 88.3 से सीधे घटकर 14.7। यही नहीं, 2019 में तो ये 0.6% पर आ गया। ये ड्रास्टिकली चेंज ला रहे हैं सब, बहुत बड़ा अंतर आता है। चीन किस हद तक अपनी गरीबी कम किया है, जहाँ 1981 में लगभग 89 या 90 का ही 88.3%, वहीं 2019 आते आते 0.6, आधे से थोड़ा अधिक। हाँ, दक्षिण एशिया के जो देश हैं जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इनमें निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रहा है। और क्या कह रहा है, और 2005 में 34% से गिरकर 2014 में 15.2% हो गया। यहाँ का आंकड़ा दे रखा है कि आप इन सब देशों, दक्षिण एशिया के देशों में देखोगे आप, चाहे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, तो यहाँ में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही है। और 2005 में 34% से गिरकर 2014 में 15.5% के करीब में हो गया। निर्धनों की प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में भी कमी आई है, जो 2005 में 510 मिलियन से लेकर के घट करके 2013 में 274 मिलियन तक रह गया। यह आंकड़ा समझने वाला। भिन्न निर्धनता रेखा की परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। ये आंकड़ा दे रखा है राज्यों का। अब थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। यदि आप देखेंगे इसमें सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में
2005 के 51% से घटकर 2018 में 40.2% हो गया। निश्चित रूप से इसमें निर्धनता में कमी आई है। आप लैटिन अमेरिका का देखेंगे तो वहाँ निर्धनता का अनुपात वहीं रहा है। निर्धनता रेखा 2005 में 10% से गिर कर 2018 में 4% हो गया। कहीं न कहीं हर जगह प्रतिशत में गिरावट लगभग हो रहा है। रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई, जहाँ पहला आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता थी ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा क्या है था? इसका मतलब कि जब कोई व्यक्ति 1.9 US डॉलर प्रतिदिन से कम कमाता है, तो ये रहा अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा की परिभाषा, कि इसके अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता के नीचे रहने वालों का अनुपात दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा अर्थात 1.9 डॉलर प्रतिदिन से नीचे की जनसंख्या, इसकी परिभाषा के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता के नीचे रहने लोगों का अनुपात दर्शाती है आंकड़ों में। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य, जिसको SDG का लक्ष्य कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक कहा है कि सभी प्रकार की गरीबी को ख़त्म करने का प्रस्ताव है। ऐसा हो जाए तो इट्स अ वेरी ट्रमेंडस वर्क फॉर द वर्ल्ड, ये होगा। बट देखा जाए व्हाट हैपन्स। अब थोड़ा सा ये आंकड़ा देखिए, ये दे रखा है निर्धनता हेडकाउंट रेशियो, कुछ चुनिंदा देशों के बीच तुलना करा रहा है। प्रतिदिन 1.9 डॉलर से कम पाने वालों की संख्या 1/10/2021 का है। नाइजीरिया 39.1 2018 का डेटा है। बांग्लादेश 14.3 2016 का डेटा है। भारत 22.5 2011 का डेटा है। पाकिस्तान 4.4। कहीं ना कहीं ये दिखा रखा है कि सबसे ज़्यादा नाइजीरिया में, दूसरा में देखेंगे आप भारत, तीसरा बांग्लादेश, इन पाकिस्तान ऐसे करके पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ का आंकड़ा मिल जाएगा। अब थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं कि आगे क्या कह रहा है। यहाँ पर देखने का प्रयास कर, चलिए ये डेटा दे रखा है, इसको आप देखेंगे आराम से समझ में आ जाएगा क्या आंकड़ा कह रहा है क्या नहीं। 2030 तक अनुमान है कि लगभग 10 में से 9 अति गरीब लोग सब सहारा अफ्रीका में ही होंगे। सब सहारा अफ्रीका आपको नज़र आ रहा है पीले वाले चित्र में, जैसा देखिए आपको नज़र आएगा, ये पीला वाला रीजन आपका सब सहारा अफ्रीका यहाँ दे रखा है। 2030 तक 10 में से 9 गरीब, अर्थात 90% जो गरीबी अधिकतम सब सहारा अफ्रीका क्षेत्र का ही होगा। यह आंकड़ा दे रखा है। जब आगे आप बढ़ते हैं तो देखते हैं ये तो रहा वैश्विक निर्धनता का कहाँ कहाँ स्तर है, कहाँ कितना है, क्या है। अब बात यदि करते हैं निर्धनता के कारण क्या कारण है भारत में, तो भारत में निर्धनता के अनेक कारण हैं। उसमें से प्रमुख कारणों में यदि हम चर्चा करें तो एक तो सबसे प्रमुख कारण रहा, इसको पॉइंट वाइज यदि हम करें तो एक जो पॉइंट होगा उसको मैं हाईलाइट कर दूँगा। जो मेन पॉइंट हमारा है ऐतिहासिक कारण, वो ऐतिहासिक कारण है कौन सा? ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति। जो औपनिवेशिक नीतियाँ हमारे यहाँ लागू किए गए थे ब्रिटेन की सरकार द्वारा, कि हमारे आर्थिक विकास को पूरी तरीके से निचोड़ लेना, आर्थिक विकास का निम्न स्तर। इन्होंने हमारी पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया था और हथकरघा वस्त्र उद्योगों को पूरी तरीके से क्या कर हतोत्साहित कर दिया था। इस विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रहा और इसके परिणाम स्वरूप हमारे रोजगार के अवसर घटे, आय की वृद्धि गिर गई। इसके साथ साथ जो दूसरा यदि प्रमुख कारण यदि हम कहें तो ये हो जाएगा हमारा उच्च जनसंख्या वृद्धि दर। पहला यदि कहें तो औपनिवेशिक नीति, दूसरा यदि कहें जनसंख्या में वृद्धि दर, हाई जनसंख्या वृद्धि दर। इससे क्या हुआ कि प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर कम हो गई और प्रति व्यक्ति आय जो निकल के आ रहा था, जनसंख्या ज़्यादा तो प्रति व्यक्ति आय सिंबल से कम हो जाएगा और खर्च करने के लिए हमारे पास प्रति व्यक्ति पे बहुत कम आय बचेगी। इससे आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों पर हमें असफलता मिल गई, जिससे क्या हुआ, निर्धनता का एक चक्र चलता रहेगा। तीसरा यदि बात करें हम तो सबसे विडंबना आती है कि सरकार द्वारा जो नीतियां लागू की गई उसके स्तर को, जैसे कि
आपकी सरकार द्वारा लागू कई नीतियों का एक कहें तो सीमित प्रभाव सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के तो अनेक अवसर से, लेकिन इसका प्रभाव भारत के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। साथ साथ बात करें, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। जितनी ज़रूरत थी उससे कम हमें रोजगार मिले, मतलब बेरोजगारी ज़्यादा। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल लोग रिक्शा चालक बन गए, विक्रेता बन गए, गृह निर्माण श्रमिक बन गए, घरेलू नौकर, इन सब के रूप में कार्य करने लगे। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में रह नहीं पाते, इसलिए वे शहरों से बाहर झुग्गियों में रहने लगे। और निर्धनता की समस्याएं मुख्य रूप से जो एक ग्रामीण परिघटना थी, अब नगरीय क्षेत्र की भी एक विशेषता बन गई। जो घटना अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता का देखा जा रहा था, वो ग्रामीण क्षेत्र से शिफ्ट होकर के वो शहरों में शिफ्ट हो गई। अब एक और अहम बात करें तो सबसे बड़ी विडंबना है वो देखेंगे कि आय की विषमता। उच्च निर्धनता दर की एक प्रमुख विशेषता है आय की असमानता, अर्थात आय का जो वितरण होता है इसमें असमानता। किसी एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा भूमि, बहुत ज़्यादा जमीन, बहुत ज़्यादा संपत्ति, किसी के पास बहुत सारा संसाधनों का अभाव। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी भी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से आज तक नहीं निपट सके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स जो किए गए, ये नीतियाँ भारत को ज़्यादातर राज्य सरकार ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं की, इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं किया। इससे ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी पे, हमारे समाज में, हमारे देश में नहीं कर पाए। भारत में चूँकि भूमि संसाधनों की कमी, भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है। इस नीति का उचित कार्यान्वयन यदि हो जाता तो करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन हमारा सुधर सकता था, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है हमारे खेती से, किसानी से, ज़मीन का मामला जुड़ा होता है। और भारत में किसी एक व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो किसी अन्य के पास नहीं है। ये सुलझ जाता तो लोगों के पास प्रॉपर अपना खेत रहता है जिससे अनाज उगा सकते हैं, कुछ और अपना इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं, भूमि सुधार नहीं होने के कारण प्रॉपर, या कहें तो राज्यों द्वारा इम्प्लीमेंटेशन नहीं करने के कारण ये आज भी उसी तरीके से अपना प्रभाव नहीं दर्शा सके। साथ ही साथ इसमें और भी अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी रहे हैं निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। देखेंगे आप तो अति निर्धनों सहित भारत में लोग आज भी सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। जिसमें एक सिंपल एग्जांपल दूँ कि लोग अपने घर पे शादी का फंक्शन रखते हैं तो एक बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च कर देते हैं, ये दुनिया को दिखाने के चक्कर में कि हम किसी से कम नहीं हैं। लॉट ऑफ अमाउंट बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं, यहाँ तक कि वो उनकी भले औकात नहीं है, भले उनके हिस्से में उतनी क्षमता में नहीं है कि वो कर सके, लेकिन फिर भी वो कर्ज लेकर करें, लेकिन करेंगे। भले उसको भरने में उनको 10 साल, 5 साल, कितने साल लग जाएं, और वो कहते हैं हम कमा कमा भरेंगे, इसमें उनकी पूरी आय। जैसा कि आप देख पाएंगे बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि अपनी आवश्यकता से ज़्यादा खर्च करते हैं, वो भी बिना मतलब का। जैसे यहाँ देखेंगे आप, मैंने कहा कि अनियमित आपको दिखाते हैं अभी एक और, जैसे छोटे किसान जो हैं वो बीज, उर्वरक, कीटनाशकों, इन जैसे कृषि आगतों की ज़रूरतों के लिए धनराशि की ज़रूरत होती है, और इनके पास चूँकि ये बहुत मुश्किल से बचत कर पाते हैं तो इसके लिए कर्ज लेते हैं, और निर्धनता के चलते पुनः ये भुगतान करने में असमर्थ हो जाते हैं, और इस तरीके से एक पूरी तरीके से ये अत्यधिक ऋणग्रस्तता के कारण गरीब के गरीब ही बने रह जाते हैं। अर्थात कहें स्टेटमेंट यहाँ से बन सकता है, क्वेश्चन भी बन सकता है। अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हैं, समीक्षा करें, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक तो हम बात करेंगे निर्धनता के कारण क्या हैं, अब हम चर्चा कर लेंगे कि आखिर में इन निर्धनता के कौन कौन से उपाय हैं जिनको अपना करके हम निर्धनता को दूर कर सकते हैं। तो एक तो कारण आपका होगा
जैसे देखते हैं कि कौन कौन से भारत सरकार ने इन कारणों पर चर्चा की। चलिए, निर्धनता निरोधी उपायों को देखें तो एक प्रमुख कारण रहा है कि आर्थिक समृद्धि। एक तो है कि आय में वृद्धि करिए, और दूसरा कि जो मेन टारगेट है जिसको आपको दूर करना है उसी पर सीधे आप कार्यक्रम बनाइए। अब जैसे आप देखेंगे तो 1980 के दशक तक लगभग 30 वर्षों की अवधि में प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है, निर्धनता में अधिक कमी भी नहीं आई है। जो वहाँ पर निर्धनता अनुमान शुरुआत में था वहीं 1980 के दशक तक बना रहा है। फिर 1970-80 के दशक की शुरुआत करेंगे तो 3.5% ग्रोथ रेट से लेकर के 1980 और 90 के दशक आते थे 6% करीब में ग्रोथ रेट पहुंचा। विकास की जैसे जैसे उच्च दर बढ़ी, निर्धनता को कम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता दिखाई देती है। इसे कहा जा सकता है कि एक आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है, एक पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है। जैसे जैसे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, अवसरों को व्यापक बना देगी और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगी। साथ ये कहें कि ये शिक्षा में निवेश कर से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोग अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने की प्रोत्साहित करते हैं। इससे होगा क्या, देश में आर्थिक विकास होगा, नए नए रोजगार सृजित होंगे और लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। साथ ही साथ इसके चूँकि अतिरिक्त प्रभाव हमारे यहाँ अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में, चूँकि अधिकतम लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, इसका इम्पैक्ट कृषि क्षेत्र में ज़्यादा नहीं पड़ा। इससे हुआ क्या कि निर्धनता पर इसका डायरेक्ट प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रहा, क्योंकि हमारे अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं और इसका कृषि पे इम्पैक्ट बहुत कम पड़ा था। इसलिए निर्धनता को कम करने में थोड़ा सा ये कम इम्पैक्ट देखा गया। लेकिन अब बात करें निर्धनता निरोधी जो टारगेट बेस्ड, इसको टारगेट करना, उसी के हिसाब से कार्यक्रम बनाने का, तो अब बात आती है एक मनरेगा का, जो कि 2005 में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, ये एक्ट है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिन का उपलब्ध कराना था। इसके तहत सतत विकास में मदद करना था ताकि सूखा, वन कटाई और मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित कर दिया गया। 1/3 प्रावधान किया गया कि वो किया। साथ साथ इसमें 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया। इसमें अनुसूचित जाति, SC कम्युनिटी का, ST कम्युनिटी का और महिलाओं का हिस्सा क्रमशः 23%, 17%, 53% रहा। बात के यहाँ औसतन रोजगार का 2006-07 में 65 रुपये था, जो बढ़ाकर 2013-14 में 132 रुपये कर दिया गया। वहीं हाल ही में 2018 की बात करें तो इसमें संशोधन करके 281 रुपये प्रतिदिन किया गया हरियाणा के श्रमिकों के लिए, 168 रुपये बिहार और झारखंड के श्रमिकों के लिए। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। राज्य सरकारें भी इसी तरीके से राज्य रोजगार गारंटी कोष स्थापित करेंगी। इसकी में ये भी प्रावधान है कि यदि कोई आवेदक यदि 15 दिन के अंदर रोजगार के लिए अप्लाई करता है, रोजगार उसे उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार माना जाएगा। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसको कहते हैं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, नेशनल फूड फॉर वर्क, काम करिए अनाज पाइए। 2004 में लागू किया गया था। देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए था जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता थी, और ऐसे मजदूर जो अकुशल हैं, शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। ये 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है। इसे ध्यान से देखें। इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम में क्या ये एक केंद्र द्वारा वित्त पोषित 100% है या राज्य द्वारा है, या कितना परसेंटेज के हिसाब से पूछ सकते हैं। इसमें क्या राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक बार यदि नरेगा लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम को राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा बना दिया जाएगा। साथ साथ एक और योजना है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, 1993 में आरंभ किया था, जिसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना, लघु उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता करने का। एक और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया था। वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995। इसका उद्देश्य क्या था, तो ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार का अवसर सृजित करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में बात करें तो इस कार्यक्रम के तहत 25 लाख नए रोजगार का अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित करके
बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन, सब्सिडी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना। एक और योजना है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, 2000 में आरंभ हुआ था। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, इन सब पर जोर दिया गया था। ऐसे मूल सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। साथ ही साथ एक और अन्य महत्वपूर्ण योजना अंत्योदय अन्न योजना, इसके बारे में आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इन सब का देखा जाए तो बहुत ही मिला जुला परिणाम रहा था, लेकिन सबसे प्रमुख कारण क्या है कि उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने की कमी। इन सब के बावजूद देखेंगे तो बहुत सारे ऐसी योजना हैं जो एक दूसरे में परस्पर ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप करने लगती हैं। अच्छी नीयत के बावजूद भी इन योजनाओं के लाभ उनके पात्र और निर्धनों को पूरी तरह नहीं मिल पाते। हाल ही में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का उचित परीक्षण पर अधिक जोर दिया जा रहा है। भावी चुनौतियाँ वही हैं कि हमें महिलाओं को ध्यान देना पड़ेगा, हमें उनके न्यूनतम जीवन स्तर को सुधारने के लिए वो करना पड़ेगा, और ये निर्धनता स्तर की परिभाषा पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि क्या हम इनको ये कह सकते हैं कि क्या केवल एक व्यक्ति जिसको न्यूनतम आय अपने भरपूर पोषण के लिए नहीं मिल पाए उसे निर्धन कहें? नहीं। यदि उसके पास घर नहीं है, उसके पास आत्मविश्वास नहीं, क्या वो जाति लिंग के आधार भेदभाव से मुक्त है, तो उसे माना जाएगा कि वो गरीब नहीं है, अदरवाइज उसे हम गरीब मानेंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे समक्ष निकल के आती है। इस प्रकार से चैप्टर हो गया समाप्त। आप इसे बार बार देखें, रिवाइज करें। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा टास्क है कि आप इस पे बनने वाला जितने MCQ है, छोटे छोटे क्वेश्चन उसको सॉल्व करें। बहुविकल्पीय संबंधित क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।